अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर हम लोग सारी की सारी डेरिवेशन जो भी हैं, जितनी भी थी डेरिवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा बाकी जितनी डेरिवेशन थी वो सारी की सारी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो बाकी अगली वाली वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से हम वो देख लेते हैं। पहले तो डेरिवेशन जो है हमारे पास, इसके अंदर कोई सी भी नहीं है, सारे से एनर्जी की टाइप है, मॉडल है, स्कैटरिंग मॉडल कौन सा होता है। बाकी आगे हाईलाइट मॉडल बॉटम ये हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत एटॉमिक मॉडल हो गया, ये भी नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी सिंगल इक्वेशन, ये भी फायदा नहीं स्फेरिकल। ये एक सवाल है, सर ने बार बार पूछा था कि एटॉमिक शेप जो होती है ना वो राउंड की होती है, मतलब न्यूक्लियस राउंड की होता है, सही ना। तो इसके सवाल का जवाब आसान सा है कि एटॉमिक शेप या एटॉमिक रेडियस राउंड इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एक क्लाउड के अंदर होते हैं। बाकी न्यूक्लियस का साइज जो है एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चला है कि वो एक राउंड स्फेरिकल शेप में है, सही है। बाकी एक और भी बात होती है कि जितना ज़्यादा राउंड चीज़ होगी ना तो राउंड शेप बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसीलिए ये जो है ना स्टेबिलिटी की वजह से राउंड शेप में आता है, और उसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड शेप की होती है, ये वाली भी है। तो देखो मिनिमम कैस होता है, एनर्जी जो है ग्राउंड होती है, तो इस वजह से भी होती है। बाकी तो और तो कुछ भी नहीं है, उसके साथ में क्वेश्चन है तो ये मैं बाद में बता दूंगा, देखते हैं थोड़ी दूसरी वाली वीडियोस के अंदर, ये वो नहीं है। उसके बाद ये भी बाद में देख लेंगे, ये भी सही है, ये भी, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें है न्यूक्लियस शेल्स क्या होते हैं, सही है वही न्यूक्लियस शेल्स जो होते हैं वो एक तरह से ऑर्बिट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चलते हैं, तो उसके बाद न्यूक्लियर की डेंसिटी निकालेंगे, और न्यूक्लियर की डेंसिटी निकालने के बाद हम पूछेंगे न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है। हमें पता है, देखो भाई अगर ये एक न्यूक्लियस है तो ये स्पेयर है ना, ये हम लोग को स्पेयर का वॉल्यूम पता है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, सही है ना। आर क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, कहाँ से कहाँ तक का, मिड से लेके कोने तक का रेडियस हो गया r क्यूब, ठीक है ना। हमने क्या किया, न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन ये वॉल्यूम इसका याद कर लिया, ये हर किसी का स्पेयर का वॉल्यूम होता है, सही है ना। अब हमने चीज़ गौर करी, अगर मैं एक और दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डालूँ तो उसका रेडियस कितना होगा, अंदर न्यूक्लियन डालूँ, अगर मैं 10 डालूँगा अंदर तो उसका 10 का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, अगर 50 डालूंगा तो 50 का वॉल्यूम उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर इसको हम लोग न्यूक्लियस नंबर कहते हैं, एक एक वाले हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। ये वाली प्रोपोर्शनलिटी लगा सकता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस फिक्स नहीं है, जितनी ज़्यादा मैं न्यूक्लियस डालूंगा उतना ज़्यादा बड़ा वो रेडियस उसका होता जाएगा, सेंटर से बाहर खींचता जाएगा। तो मैंने इसको v इक्वल टू ले लिया, हमें वॉल्यूम का पता है ये 4/, तो वॉल्यूम की जगह मैंने 4/3 पाई r क्यूब डाल दिया, एक डाल दिया। अब जो इसकी कॉन्स्टेंट है, मतलब ये 4/3 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो मैंने उसको कांस्टेंट की तरफ से ट्रीट कर दिया, सही है, उसको बाहर निकाल दिया या फिर हटा दिया या फिर डिलीट कर दिया, जो भी कर सकती है। असल में किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं कह सकता हूँ कि आर जो है, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब कि जो उसका रेडियस वेरी कर रहा है वो सिर्फ नंबर ऑफ एटम पे कर रहा है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतना बड़ा रेडियस होगा, जितने कम नंबर ऑफ एटम छोटा रेडियस होगा, है ना भाई, ये वाली बात है। तो इसको मैंने इसके इक्वल ले लिया, बाकी चीज़ें मैंने कांस्टेंट ले ली। अब मैंने आर को सिंगल करना है तो आर यहाँ पे लिख दिया, इसके ऊपर अंडर रूट में 1/3 लगाऊंगा तो क्या पावर कट जाएगी, 1/3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगी। अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाने में कोई ना कोई कांस्टेंट डालना है, तो इस कांस्टेंट को जितना भी है ना 4/3 को, कांस्टेंट को मैंने आर नॉट ले लिया है, सही है। इस तरीके से ये कांस्टेंट जो आ गया रेडियस, और ये बहुत रेडियस होता है, सही है ना। इसकी जो वैल्यू होती है 1.2 मल्टीप्ली 10⁻⁻15 से लेके मीटर से लेके 1.4 10⁻15 होती है, अगर एक्सपेक्टिंग मॉडल से आप निकाल सकते हैं।
अब दूसरी बात है न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमको पता है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो कहलाती है किसी भी चीज़ की डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की क्या होगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी ये होगी कि न्यूक्लियस का मास जो होगा, सही है, न्यूक्लियस का टोटल मास और उसका कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो हमें पता है 4/3πr³। उसका मास हम लोग को देखना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही है ना। तो प्रोटॉन को हम लोग इन दोनों को टोटल हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम लोग जेड से करते हैं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को हम लोग जेड से और न्यूट्रॉन का एन से, और टोटल जो होता है ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के ए हो जाएगा, सही है। ये तो उसका सादा हुआ टोटल नंबर होगा, सही है ना। अगर दो बंदे हैं तो दो बंदों को मास हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई एक जैसे मास के, मतलब अगर मैं दो में उसकी क्या नाम है 5-5 किलो की वो लूँ, किसी भी चीज़ का बोरी या कुछ भी लूँ, तो एक जैसे इक्वल हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो आटे की बोरी लिए हैं मल्टीप्लाई 5, तो 10 किलो टोटल अमाउंट हो गया वेट। इस तरीके से हम लोग ने किया है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या ले लिए ए, और हमें पता है एक न्यूक्लियॉन का मास जो होता है, एक न्यूक्लियॉन का मास जो होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कह रहे हैं, वो करीब करीब होता है, जो कि होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। दोनों का करीब करीब होता है 1.67 या 1.66, ठीक है। तो हमने इस दोनों को इक्वली मान लिया करीब करीब, तो हम लोगों ने कलेक्टिव मास ले लिया। हमने क्या कहा कि इसका टोटल मास जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियॉन के मास से, ठीक ना। तो ये हमने इसका फॉर्मूला ये बना दिया, ये हमने ऊपर पुश कर दिया, नीचे वाली जगह पे वो पुट कर दिया। तो हमें पता है कि आर जो है वो किसके इक्वल है, R0 e⁻1/3। हमने ऊपर से निकाला, इसकी पावर को 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये R0 के ऊपर 3 लग जाएगा, बाकी ये ए से कटे एक बच जाएगा, ये वाले ए से ये वाले ये कट गया, बाकी सब कांस्टेंट है। मास की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁷ 4 पाई डालोगी, R0 की वैल्यू पता है फीटोमीटर में। इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी की। हमने क्या कॉल किया, हमने ये कॉल किया कि जो उसकी डेंसिटी है मतलब न्यूक्लियस की, वो उसके एटॉमिक मास से ए पे डिपेंड बहुत कम कर रही है, बहुत ही कम। ज़्यादातर इसकी डेंसिटी फिक्स रहती है, सही है ना। तो इसलिए हमने ये इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की इंडिपेंडेंट है और एक कांस्टेंट रहता है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, पहला लिखा हुआ है यू, हम लोग को पता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसकी न्यूट्रॉन की, ऐसे करते हैं एक्स से, ऊपर जो होता है ए और नंबर होता है, नीचे जो है जेड नंबर होता है, सही है ना। तो ये ऊपर वाला ए नंबर दिया हुआ है 235, हम लोग को उसका रेडियस निकालना है। हमको पता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला है R = R0 e⁻1/3। ए की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है जो कि ये है, तो हमने ए की वैल्यू डाल दी 235 1/3। R0 की हम लोग को पता है कितनी है 1.2 फेटोमीटर 10⁻10⁻15। तो फेटोमीटर को मैंने बाहर निकाल दिया, 1.2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 235 की पावर 1/3 से, ये मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसे कर सकते हैं, इसको फेटोमीटर में निकाल सकते हैं, तीसरा वाला भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, चौथा वाला भी ऐसे हो जाएगा, ये मैं आ गया। अब ये लिखा हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस, दो रेडियस है, एक रेडियस 1 है एंड दूसरा रेडियस 2 है, इसका रेशो दिया है, रेशो 1 अभी आसान शब्दों में R1/R2 इक्वल टू कितना है 1:3 दिया हुआ है। अब बोला है फाइंड द एटॉमिक नंबर, इसके ए वैल्यू है मालूम करना है। हम लोग को पता है कि आर क्या होता है, आर जो होता है वो R0 e⁻1/3 होता है। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 = R0 A1/1/3, R2 हो जाएगा R0 A2/1/3। हमने ये लिखा, दोनों की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे डिवाइड किया तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, वन इन दोनों की जगह पे मैंने ऊपर से 1/3 डाल दिया। इन दोनों का कॉमन था तो मैंने इसका दोनों का क्यूब ले लिया, तो मेरे पास 1/7 आ गया, तो इसका रेशो बन गया 1/7, इस तरीके से निकल गया। अब लिखा हुआ है रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन, रेडियस मतलब आर जो है वो कितना है 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। फॉर व्हाट वैल्यू एल
ए की कौन सी वैल्यू है जिसका डबल हो जाए डिपो हो जाए, मतलब कि पहली वैल्यू ऐसी चाहिए ए की जिसपे रेडियस जो है वो 2 टाइम्स हो जाए, और दूसरी ऐसी वैल्यू चाहिए लिग्नॉन्स की जिसपे रेडियस 4 हो जाए, ठीक है ना। सही ना, ये देखो पोलर और ये, तो हमने क्या किया पहले वाले के लिए जो आर होता है उसकी जगह 2r लिख दिया, तो ये आर नॉट हो जाएगा ए की पावर 1/3, है ना भाई। तो सिमिलरली हमने दूसरे वाले की बात करी, दूसरे वाले में भी यही करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले की हमारे पास ये वाली वैल्यू, अब इसकी कुछ भी नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आर नॉट देना है, ए निकालना था, एक उधर ले आएंगे, पावर लगाएंगे 3 की, उसके बाद ये कट जाएगा सब कुछ, ये ए जो है नंबर में होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ये जो है वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाला कर लेंगे। बाकी रेडिएशन कॉस्मिक रेडियो एक्टिविटी ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो वो है हीलिंग रेडियो एक्टिविटी के। अब ये आ गए हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, ये हम लोग को पता है कि प्रोसेस के अंदर पार्टिकल डिके होते हैं एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, ठीक है ना। तो हम लोग रेडियो एक्टिव डिके की बात करते हैं, ये एक डिपो कंपोजिशन डिसइंटीग्रेशन है किसी भी रेडियो एक्टिव डिके या एलिमेंट की जो कि स्पेसिफिक टाइम में होता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी जो होगी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, अगर मैं उसको टाइम से डेरिवेट कर दूँ तो ये पता चलेगा एक टाइम पे कितना डेरिवेट हो रहा है, सही है ना। तो ये एक तरह से एन के इक्वल होगा। अच्छा नेगेटिव साइन क्यों लगी, ये बता रहा है कि पहले जो है एन वैल्यू थी, उसके बाद जब डेरिवेट करेंगे एन से तो ये एन वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब कि ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप देगा। पहले एन थे ना, इस तरीके से नेगेटिव स्लोप दे रहे थे, डायरेक्शन बता रहे हैं, सही है। अगर इसका मैं मोड ले लूँगा तरफ तो ये बन जाएगा एक्टिविटी, और एक्टिविटी किसके बराबर है ऊपर से हमने देख चुके हैं, इसको एन के इक्वल आ गया, तो हमने कांस्टेंट के इक्वल लगाएंगे तो लैम्डा हमने कांस्टेंट के तौर पर ले लिया, सही है ना, जो कि डी की कांस्टेंट कहलाता है। अच्छा भाई, इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग इसको डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस एन लैम्डा ले लिया, सही है भाई। तो हमने क्या किया, जो एन है ना, एन वाली साइड से जगह को यहाँ पे कर दिया और टी वाली साइड से वहाँ पे ले गए, मतलब यहाँ से टी उठा के मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ से एन ले जाके नीचे आ जाऊँगा, 1/n हो गया, उसके बाद टी जो है यहाँ पे चले गया। इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन लेने के बाद मैं चीज़ देखूँगा, जब मैं शुरू में पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास पूरा पूरा गट्टा लगा हुआ है तो कितने पार्टिकल है मेरे पास, टाइम क्या है, टाइम मेरा मैंने शुरू नहीं करा एक्सपेरिमेंट, तो टाइम मैंने स्टॉपवॉच में कितना काउंट हो रहा होगा, 0। तो टाइम 0 पे पार्टिकल कितने हैं, टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल एन नॉट है, सही है। और थोड़ा टाइम लगाया मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट करी भी, कुछ टाइम के बाद लोग दी, तो कुछ टाइम पे, कुछ टाइम को मैं क्या कह सकता हूँ टी पे, पार्टिकल कितने थे, एन नॉट पार्टिकल थे, कम हो गए होंगे, तो एन एन हो गए होंगे, एन डैश जो भी कह सकते हो, सही है ना। ये मैं कह सकता हूँ ना, इसी तरीके से मैंने यही लिखा हुआ है कि टी 0 पे जो है पार्टिकल एन डॉट थे, टी पे एन पार्टिकल हो गए, तो हम लोग उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट लगा लें। तो एन के लिए क्या लिमिट लगेगी, पहले अपर लिमिट जो होगी वो एन होगी, लोअर लिमिट हमारे पास एन नॉट हो जाएगी, मतलब पार्टिकल जीरो के साथ जो लिमिट लगेगी वो एन नॉट लगेगी, पार्टिकल टी के साथ जो लिमिट लगेगी वो एन लगेगी। तो तब ले लिया हमने, जो है हमको पता है कि इसका 1/n का जो एल एन होता है, एल एन ऑफ एक्स होता है, याद है ना। ये इंटीग्रेशन तो याद ही होगी, क्या नाम है, मतलब किसी भी अपॉन में अगर ऊपर पावर नहीं होती तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन ऑफ एक्स होता है। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं वन था तो यहाँ पे टी आ गया, हमने लिमिट लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल लॉग का फॉर्मूला होता है ये वाला, इससे हम लोग ने नीचे कर दिया, और अपर लिमिट टी माइनस 0 तो ये बढ़ गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये करने के बाद ये आ गया, एन को यहीं पे छोड़ दिया, एन नोट को वहाँ पे ले गया, ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल डिग्री कांस्टेंट। अच्छा भाई, अब हम लोग को पता है कि जब एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ए, मतलब के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ना, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे अंदर, ठीक है ना, जो डीके हो रहे हैं। हम लोग ये कह सकते हैं, तो हम लोग इसको एल लिख सकते हैं, एम, और इसकी ए जो होगा वो टेक्निकली मास है, तो फिर मास भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट, या फिर ये हमारे पास पूरा पूरा दो आ गया। अब हम लोग ना डायरेक्टली इस चीज़ को निकाल नहीं सकते कि भाई कितने पार्टिकल बचेगा क्या बचेगा, तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि
इसकी ना दो चीज़ है, इसको या तो मीन लाइफ या इसकी हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि भाई ये बस एक ग्राफ बनाने के बताया कि पार्टिकल जीरो पे कितना पार्टिकल होगा, कितना पार्टिकल, मतलब वैल्यू पुट करिए, क्या कहते हैं, टाइम जीरो पे एन जो है जीरो होगा, तो एन जीरो लिख दिया, हमें टाइम जीरो लिख दिया, ई बाबा ये आ गई, ये इन्फिनिटी हो गया। मतलब कि इन्फिनिट टाइम लगेगा सारे के सारे आइटम को, जिसके ये मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो निकाल लेते हैं डी के कॉन्स्टेंट की, ये होता है, और डी के कॉन्स्टेंट की। अच्छा हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ एक ऐसे टाइम होता है जिसपे जो टोटल एटम का जो सैंपल है वो आधा रह जाए, मतलब उसकी एक्टिविटी आगे है, ठीक ना। तो अगर मैं ऐसा टाइम चूज करूँ जो कि उस टाइम का आधा हो, मतलब टी की पावर 1/2 हो, तो आइटम एटम भी कितने रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे ना, इसकी डेफिनेशन बता दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डी के वाला फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुट करेगा, एन की जगह पे मैं एन नॉट डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, और टी की जगह पे टी की पावर 1/2 कर दूंगा, जो मैंने डाल दिया यहाँ पे। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। दो एक्सपोनेंशियल काटना है मुझे, दोनों तरफ एन लेन लगाऊंगा, एल एन 1/2 एक्सपोनेंशियल से एल एन कट जाएगा, तो ये नीचे उतर जाएगा, माइनस लेमडा टी की पावर 1/2। एल एन वन को कैलकुलेटर में डालूंगा तो ये वाली वैल्यू आती है, और लेमडा को नीचे ले जाऊंगा, सही है ना। तो इसमें भी माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा लेमडा के माइनस के साथ, और ये बच जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ लाइफ ऑफ आइटम। हाँ, हम लोग को पता है कि एक्सपोनेंशियल डिग्री अगर आगे होता है ऐसा बनता है, तो हम लोगों ने उसको सीधा करने के लिए कुछ नहीं किया, बस एक ग्राफ बना के एल एन ले गए। ये कोई ज़्यादा वो ये मॉडर्न माननी असल चीज़ ये है। ये आ गया इसका क्या नाम है, सैंपल। इन बोथ टाइम द सैंपल विल बी रिड्यूस टू 1/3, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, सही है ना। ये ऐसा कौन सा टाइम लगेगा कि जो टोटल सैंपल है जिसको एन नॉट लिखा है वो 1/n हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि एन जो है वो n/n नॉट के, किसी भी नहीं करना, उसकी वैल्यू डालनी है 1/3, एल एन लगाना दूसरी तरफ लेना है, उसके हाफ लाइफ में निकालना है। हम लोग को पता है हाफ लाइफ जो होती है वो 0 पर, अभी ऊपर फॉर्मूले से निकाली ये होती है, फिर तो लेमडा निकाल के मैं इस वाली फॉर्मूले में डाल दूंगा, यहाँ से लेमडा निकाला, यहाँ से इसमें डाल दिया, तो हमें टी की वैल्यू 1/हाफ लाइफ में आ गई। अच्छा भाई, द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस 3 डेज, मतलब जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो 3 डेज दी हुई है। हाउ मच टाइम ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस, एन की वैल्यू दी हुई है कि 2/3 हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हाफ लाइफ से वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं हाफ लाइफ की वैल्यू लेमडा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेमडा लूँगा, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 ऊपर वाले फॉर्मूले से, मीन लाइफ की वैल्यू कितना 3 डेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एल एन और से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, एल एन डालूंगा तो इसका लेमडा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाली नीचे से, तो मैं डाल के इसमें आंसर निकालूंगा बस। सिमिलरली वो ऊपर वाली की तरह क्वेश्चन है, इसमें जो है ना, देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी का मतलब होता है ए, ठीक है, तो हम लोग ए से एक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटी भी इसी तरीके से लिख लेगी, सेम टू सेम, बस एन की जगह एन नोट लगा देंगे। हम लोग मीन लाइफ टाइम की, हम लोग को पता है क्या लिखा हुआ है, मीन लाइफ टाइम वो सैंपल टू वॉल से, और ऐसा वही सिमिलरली सेम टू सेम वही वाला हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं सिमिलरली ऊपर वाली तरह। अच्छा, मीन लाइफ की अब ये डेरिवेशन आ गई। मीन लाइफ क्या होती है, टोटल मीन लाइफ या टोटल एवरेज टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, जिसके बाद वो पूरा पूरा डिके हो जाता है, ठीक है ना। ये कहलाती है टोटल। टोटल लाइफ कैसे निकालोगे, टोटल लाइफ मीन लाइफ जो होगी, टोटल लाइफ टाइम ऑफ सैंपल कितना, उसकी कितनी लाइफ टाइम थी, मतलब कितने दिन बाद वो पूरा ख़त्म हो गया, और कितने पार्टिकल्स थे उसमें, तो ये मीन लाइफ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल लाइफ टाइम जो होगा हमने टी से नोट किया, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने थे नोट से कर दिए। तो हमें पता है कि टाइम जीरो से लेके इन्फिनिटी टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में, तो हम लोगों ने जीरो से लेके इन्फिनिटी टाइम लगा दिया, और पार्टिकल किससे डी एन से कर दिए, सही है ना। और नीचे भी हम लोग ये करेंगे, देखिए नीचे क्या होगा, पार्टिकल के साथ होगा, पार्टिकल कितने थे, मतलब एन नोट पार्टिकल थे, कहाँ पे जा रहे हैं, जीरो पे जा रहे हैं, तो ऊपर जीरो आ गया, एन नोट आ गया, इसको मैंने लिमिट सॉल्व कर ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा एन नोट
ज़ीरो डॉट डी एन, इसका बच जाएगा एन, और लिमिट क्या लगेगी ज़ीरो टू एन नॉट, तो ये बच जाएगा ज़ीरो माइनस एन नॉट, तो ये माइनस का एन नॉट यहाँ पे आ गया, ज़ीरो टू लिखते, सही ना। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल लीकी कांस्टेंट इस वाली वैल्यू से कहते हैं। हम लोग को डी एन निकालना है। डी एन निकालने के लिए मैंने क्या किया इसमें, इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कहता है मुझे ऐसे ही छोड़ दो तो डेरिवेटिव में पावर, मतलब मुझे जो है ना ऐसे ही छोड़ दो यार, ये उसके बाद देन डेरिवेटिव लो, इसकी जो पावर है वो क्या है, माइनस का लैम्डा टी, इसकी पावर का डेरिवेटिव, डी टी से डी टी कैंसिल, माइनस का लैम्डा आ जाएगा, ये माइनस का लैम्डा यहाँ पे आ गया, और उसके बाद वैल्यू आ गई हमारे पास कुछ, इसकी वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, एन नॉट से माइनस का एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा जो है वो पूरा कटेगा ना, तो लैम्डा जो है यहाँ से बाहर आ गया प्लस में, यहाँ पे टी बच गया, आई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल टी की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल डी टी बच गया, हमने लिमिट वो जान दी। अब ये जो है ना इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगी, ये आसान सी है, इसको हमने यू ले लिया, इसको वी ले लिया, सही है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है यू वी माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो हमने यू को जो टी ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ वी को हमने पूरा ले लिया, तो हम लोग वापस से इंटीग्रेट करेंगे वी से, तो ये वापस से आगे ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हुआ हुआ है, ई की पावर माइनस लेमडा टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या हो जाता है, वो बोलता है मुझे ऐसे छोड़ दो, देन उसका डेरिवेटिव लो उसके पावर में, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये बन जाता है। आपने क्या किया है, यू की जगह पे यू वाली वैल्यू, वी की जगह पे वी वाली वैल्यू, ये वी वाली वैल्यू आई थी यहाँ पे डाल दी, वी डेल इन्फिनिटी की वजह से इसकी बराबर ये वाली वैल्यू डाल दी मैंने, और डी यू की जगह पे डी यू की जगह पे डी टी वाली वैल्यू डाल दी, और लेमडा जो ऊपर से आया था वो लेमडा यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ गया। अब इसमें भी लेमडा है, इसमें भी लेमडा, लेमडा कॉमन लेके बाहर निकाल के लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, प्लस प्लस बना गया। अब ये तो हो गया ज़ीरो, कैसे, इस पर लिमिट है वो है अपर लिमिट माइनस के बाद अपर लिमिट लाऊंगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, ये भी जब भी जीरो होगा, नीचे वाली लिमिट लाऊंगा टी जो है ये टी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों लिमिट पे ये जीरो हो रहा है, तो मैं इसको खत्म कर लूँगा, जीरो कर दूंगा, बाकी बचा ये वाला, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है ऊपर से करके आ चुकी है, माइनस का वन अपॉन इन्फिनिटी की पावर ये लिमिट लगा दी है। अब ये वाली जो ये चीज़ हमने बाहर लगा दी, बाकी इसको वन अपॉन इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी माइनस का बनने के बाद ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो बना होता है, ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का वन अपॉन लेमडा आ गया, तो ये मीन टाइम आ गया इसका। इस तरीके से हम लोग इसका मीन टाइम भी निकाल सकते हैं। बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, न्यूटन न्यूक्लियर, टिपिकल ई टिपिकल रिएक्शन होगा ये, आई थिंक ये तो रिएक्शन के फॉर्मूले याद करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। टिपिकल टिपिकल रिएक्शन है, अच्छा ये है डेरिवेशन किसकी, क्यू वैल्यू की, सही ना, एनर्जी क्यू वैल्यू की। हम लोग को पता है प्रोजेक्टाइल होता है, ये होता है क्या नाम है टारगेट, ये वायु होता है, डॉटर न्यूक्लियर ये होता है, सही ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का ऊपर बहुत दफ़ा कर चुके हैं, जब ये उसको दूसरे बारे में करूँगा तो बता दूंगा। अब हमने क्या है एनर्जी कंजर्वेशन से निकालनी है, एनर्जी कंजर्वेशन में होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही ना। हम लोग को पता है एनर्जी टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है, ये लिखी हुई काइनेटिक, हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसमें लेस मास एनर्जी की इक्वल होगी, जिसके एम नॉट सी की इक्वल, जहाँ पे एम वाला है तो उसमें हमने सी स्क्वायर लगा दिया इन सब के लिए, ए के लिए एम ए हो जाएगा, एक्स के लिए एम एक्स हो जाएगा, वाई के लिए वाई बाय, और बी के लिए बी बाय। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वन अपॉन हाफ एम ई स्क्वायर, जो कि ई एक्स के ई ए को ई एक्स ई वाई ई जेड। हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल तो भागता हुआ आ रहा है, तो मतलब उसकी जो है वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वेलोसिटी। ये बेचारा खड़ा हुआ है टारगेट वाला जो है ना, एक जगह खड़ा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ये भी कुछ ना कुछ चलेगा, चलना शुरू कर देगा बी भी, मतलब ई एक्स की वेलोसिटी ज़ीरो है, ई एक्स जो है ज़ीरो है, बाकी सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया कि ई वाले को टोटल एनर्जी लिख दी, टोटल एनर्जी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, ज़ीरो हो गई थी, इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो ये वाली इक्वेशन थी इसके अंदर नीचे आके मैंने उसको डाल दिया, कैसे,
ये दोनों मिला के ए हो गया, ये मिला के एक्स हो गया, ये मिला के वाई हो गया, ये मिला के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जितने भी ई ए वाली टर्म में, ई वाई वाली टर्म में वेक्टर कर दूंगा, बी वाली उधर के ले आऊँगा, तो मतलब ये इस तरफ आ जाएंगी, और ये वाली उस तरफ चली आएंगी। देखो ये इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, तो ये क्यू वैल्यू कहलाता है, सही ना। ये वाली इक्वेशन, ये जो चीज़ होती है क्यू वैल्यू होती है, और उसको हम लोग क्यू वैल्यू करते हैं ना। अच्छा, क्यू वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या होती है? अगर ये क्यू वैल्यू जो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आ जाए, और अगर जीरो के इक्वल आ जाए, जीरो के डिस हो जाए, जीरो से बड़ी आ जाए तो ये एनर्जी रिलीज करता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जीरो के इक्वल आ जाए तो एनर्जी रिलीज भी नहीं होती, ना होती है, बस कि नो चेंज होता है, सही ना, कंजर्व रहता है। और अगर जीरो से कम आ जाए तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर जाके रिएक्शन करता है, ये लिखा हुआ है। दूसरा है इसके काइनेमेटिक्स से निकालना। ये प्रोजेक्टाइल है, भागता हुआ आ रहा है यहाँ पे, सही है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस तरीके से। ये टारगेट पड़ा हुआ है, टारगेट पे लगेगा और टारगेट स्कैटर होकर ऊपर चले जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है नीचे चले जाएगा, इसको हम लोग वाई कह रहे हैं, उसको बी कह रहे हैं। अच्छा, जो ऊपर जो जा रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा, पी इक्वल्स टू एम पी होता है ना, तो ये पी वाई इसका मोमेंटम हो जाएगा, इसका पी बी मोमेंटम हो जाएगा। इसे कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है, ये होता है पी वाई कॉस थीटा, और उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पी वाई साइन थीटा। सिमिलरली नीचे वाला करेंगे, ये फाई का एंगल से होगा, ये हम लोग को जो है ना फाई का एंगल गायब करना है। हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे, जितने भी एक्स वाली है तो हम लोग लिख देंगे। पहला देखते हैं, ये वाला एक्स वाला था, यस, ये एक्स वाला है मोमेंटम, इस पर मोमेंटम है, यहाँ पे लिख दिया। इसमें मोमेंटम एक्स वाला कौन सा होगा, जो इस तरफ जा रहा होगा, मतलब पी वाई कॉस थीटा, ये यहाँ पे लिख दिया। इस वाले में पी बी कॉस, ये वाले में यहाँ पे लिख दिया। हमें पता है ये जो खड़ा हुआ था एक जगह, टारगेट जो है घूमना नहीं था, टारगेट एक जगह खड़ा हुआ था, तो हम लोग ने उसकी मोमेंटम जीरो कर दिया कि वेलोसिटी जीरो थी। ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, सही ना। पी क्यू ए बच गया, पी इज टू एम वी होता है, तो पी ए क्या हो जाएगा, एम ए वी ए हो जाएगा ना। इस तरीके से हम लोग ने बाकी सबको अलग अलग खोल दिया। वाई एक्सिस में देखते हैं, ये ऊपर तो नहीं जा रहा ना, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी ऊपर नहीं आ रहा, जीरो हो जाएगा। ये ऊपर जा रहा है तो ये कुछ ना कुछ होगा, ये नीचे आ रहा है कुछ ना कुछ होगा। नीचे का मतलब है नेगेटिव वाई, ऊपर का मतलब है पॉजिटिव वाई, तो मतलब नीचे वाली चीज़ नेगेटिव वाई की ऊपर होगी। ये देखो नेगेटिव वाई आ गया, और ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तब इसको मैं बदल लेके जाऊँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं दोनों का स्क्वायर करूँगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा, ये वाला भी स्क्वायर है, तो ये दोनों कट के वन के इक्वल आ जाएंगे, और ये जो है अलग से बच जाएगा स्क्वायरिंग में। ये देखो ये वाला जो है स्क्वायर किया, इस वाले को ऊपर वाले को, इसको स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, इन दोनों को वो करेंगे, दूसरा वाले को ये और ये कट जाएगा, मतलब वन के इक्वल हो जाएगा, कट नहीं आएगा। सारे उसका लीटा का उसका लीटा करके वन, ये देखो वन के इक्वल हो जाएगा। बाकी जो है ऐड करने पे ये जो स्क्वायर ही लगा, और ये वाला इधर ऐड हो जाएगा। अब इसको खोल दूंगा, ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद ये जो है ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, और ये वाली चीज़ जो ये वाली है। अब मैंने क्या किया, इसको जो है ना दोनों को एम बी वाले को एक जगह पे कर दिया, टू ए वाले को एक जगह कर दिया, एस वाले को एक जगह कर दिया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है वन अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे वी स्क्वायर तो है, सही है ना, एम भी है। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू कर दें, तो ये बार टू मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू एम ए। तो मतलब ये इस वाले के टू को, ये देखो, मतलब ये टू डिवाइड बाई टू करूँ तो ये वाला टू जो है बाहर निकाल दिया मैंने, ये ना, और वन अपॉइंट टू जो बचा वो अंदर ले गया इसके, और एक एम ए यहाँ पे छोड़ दिया, एक एम ए अंदर ले गया, तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर दिया। इसको मैंने क्या किया, हम लोग को पता है कि अगर मैं एम ए स्क्वायर को रूट में डालूँ तो फिर ये एम ए बन जाएगा, तो हमने जितनी भी वैल्यू थी सबको स्क्वायर रूट में डाल के स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बन जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इसमें भी सिमिलरली वही किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, मतलब कि इसमें जो है टू मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, तो ये टू टू से मल्टीप्लाई कर फोर के बाद फोर टू द एट हो जाएगा, ये उसका सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन में से फोर बाहर आ जाएगा, देखो फोर बाहर आ गया। अच्छा भाई, अब वन अपॉइंट टू से जो इसे मिलरली ऐसे इसमें किया, इसी तरीके से इसमें भी करूँगा। कॉस थीटा यहाँ पे, यहाँ कॉस थीटा रह गया। अब यहाँ पे जो है वाई की ई वाई इस तरफ जो इक्वल टू के बाद था वो यहाँ पे टू वाई, तो टू से टू सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। एम को मैं नीचे डिवाइड में लेके आ जाऊँगा, सबसे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और इससे डिवाइड होगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ई वाई बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
हमें पता है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, ये जो क्यू वैल्यू हमने निकाली थी कि क्यू वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल। ये कहाँ से लेके आए हम लोग, ये जो हमने पहले किया था इससे, ये देखो जो क्यू वैल्यू यहाँ से आई थी ना, इस तरीके से हम लोग ने क्यू वैल्यू निकाली थी। तो हमने वो वाला फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे जो ई वाई की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ई वाई के यहाँ डाल दी, मतलब कि सबसे पहले ये डालूंगा तो इसमें से ये चीज़ कॉमन है, और इस वाले में ये चीज़ कॉमन है, ये और ये कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ का प्लस, और ये वाला माइनस जो है 1 यहाँ से आ गया। ठीक है ना। सिमिलरली ये में से ये यहाँ पे आ गया, और इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन आ गया बी भी, और ये प्लस का साइन था +1 आ गया, बाकी ये जो है वो ऐसे का ऐसे आ गया। तो ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हमने काइनेमेटिक से निकाल ली। ठीक है ना, ये इस तरीके से हमने क्यू वैल्यू निकाल ली। बाकी जो है न्यूक्लियर स्कैटरिंग है, ये तो कुछ ऐसे देखने वाली नहीं है। ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या पता है, हमें बाइंडिंग एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन या मास होती है। तो न्यूक्लियस में यह चीज़ होती है, ए जो होता है वो इक्वल होता है जेड प्लस एन के। तो जेड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एक नहीं है 10 भी हो सकते हैं, तो जेड 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। तो मास ऑफ न्यूक्लियन थ्योरेटिकल क्या आ गया, जेड एन पी एन माइनस टी, सही है ना। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग ने जब थ्योरेटिकली निकाला तो हमको पता ही ये चला कि मास एक्सपोनेंशियल जो है वो हमेशा कम आता है थ्योरेटिकल से। तो हमने क्या किया, हमने जो है ना डेल्टा एम निकाल लिया, मतलब कि मास ऑफ थ्योरेटिकल माइनस मास ऑफ एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वो कम है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो हमने इसको ऊपर से जो हमने लिखा था ये वाली चीज़ कहाँ गई, ये जो हमने लिखा था इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे ये देखो, और ये जो माइनस का था ये यहीं पे आ गया, सही है। इस तरीके से हमारा डेल्टा एम आ गया, ये वाली वैल्यू, इसको हम लोग याद रखेंगे, आगे काम आएगी। अच्छा, हमने क्या बोला है, ये बोला कि भाई ये जो छोटा सा मास गायब हुआ है ना, गुम हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेंसी है, इसको हम लोग ने वायलेशन की, और ये वायलेशन कहा गया कि कंजर्वेटिव मेजर मैटर की वायलेट करता है। लेकिन अगर हम लोग इजिकल सेंस से देखें तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जो छोटा सा मास जो गायब हो रहा है, ये मास जो है ना क्या कर रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना उसको बाइंड करके रख रहा है। तो हमने ई का जो एम जी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एम एनर्जी निकाली, तो डेल्टा एम, ये वाला डेल्टा एम की जो वैल्यू थी यहाँ से ये वाली हमने नीचे पुट कर दी इसमें, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, हमें बाइंडिंग एनर्जी आ गई। और बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ये हमारे सारे सारे थ्योरेटिकल मतलब जितने भी थे डेरिवेशन वेरिएशन ये सब यही थी, और इसमें तो और कोई नहीं है। बाकी बाकी जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी था वो अलग से है, वो चल से पूछना है, उसके बाद देखेंगे। ओके, बाकी फिर मैं दूसरी वीडियोस भेजता हूँ नाम से, और उसमें मैं बता दूंगा कौन सी चीज़ क्या करनी है, कैसे करना है, और कहाँ तक करना है, ये कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में बता दूंगा ये है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।